कल जो है एक क्वालिफायर सीरीज कंप्लीट हुई जिसमें कुवैत, नेपाल, कतर और हांगकांग ये 4 टीमें कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट जिन्होंने किया और उसमें जो है विनर जो है चैंपियन कुवैत बनकर निकली। और कल के उस बहुत ही एक थ्रिलर मैच, बिल्कुल थ्रिलर रहा था क्योंकि बहुत लास्ट तक वो मैच गया। उस थ्रिलर मैच का पोस्ट मैच एनालिसिस हमने काफी डिटेल में आपके सामने प्रेजेंट किया था। उम्मीद है कि आपने जरूर सुना होगा, नहीं सुना है तो प्लीज उस एनालिसिस जाकर एक बार जरूर से जरूर सुनिए। आपको उसके लिंक हमारे कम्युनिटी टैब में भी मिल जाएंगे, है ना। बाकी पूरे सीरीज के स्टैट्स वगैरह पूरी रिपोर्ट हमेशा की तरह डेलीब्रेट ने आपके सामने प्रेजेंट किया था, वो भी आप कम्युनिटी टैब में जाकर चेक कर सकते हैं और भी कई सारी पोस्ट वहां पर आपको एस्ट्रो क्रिकेट से रिलेटेड मिल जाएंगी। अब अगर इस सीरीज की बात करें, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें से 3 टीमें वो हैं जो एशिया ईएपी रीजनल फाइनल में खेलने वाली है, जो कि अक्टूबर में होना है ओमान में, जहां पर उस टूर्नामेंट में जो टॉप 3 टीम होंगी वो जाएंगी T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने। तो उस सूरत में यहाँ पर 3 टीमें मौजूद थी, कतर, कुवैत और नेपाल, जो कि एशिया ईएपी रीजनल फाइनल में रहने वाली है। तो इस सीरीज से क्या कुछ पॉजिटिव और क्या कुछ नेगेटिव्स यहाँ पर नजर आए हैं इन तीनों ही टीमों के लिए, अगर हम बात करें, ये इस वीडियो में हम आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। बहुत क्रूशियल है क्योंकि पॉजिटिव क्या रहे उसको लेकर आगे बढ़ना है और नेगेटिव्स क्या रहे उसको उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। ये चीजें बहुत जरूरी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव जानना जरूरी है ताकि आप इस जर्नी पर अक्टूबर तक जब पहुंचे तब तक ये चीजें दुरुस्त हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही टीमों के लिए, इसीलिए जानना जरूरी है। सीरीज हो गई उसके बाद पैक करके सो जाए, फिर वो आपको ज्यादा बैकफायर, फिर एकदम से आप अक्टूबर से 1 महीना पहले उठे, ये चीजें बहुत ज्यादा बैकफायर करती है। इसीलिए जरूरी है कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या रहा है उन टीमों के लिए जो उस क्वालिफायर में रहने वाले हैं। एंड शुरुआत करते हैं कुवैत से। कुवैत के अगर मैं पॉजिटिव्स की बात करूं इस सीरीज से, तो आपको सबसे बड़ा पॉजिटिव क्या देखने को मिला, फिर नेगेटिव की बात भी करेंगे, उसके बाद नेपाल की बात भी करेंगे। बिल्कुल। और अगर हम देखें कुवैत की पॉजिटिव को अगर हम उठाएं कि आखिर इस सीरीज से हमें क्या देखने को मिला, कुवैत की पॉजिटिव जो अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज जो हमें नजर आई है वो है उनकी बैटिंग। बैटिंग में जिस तरीके से, और वो किसी पर डिपेंड नहीं है, अगर हम बैटिंग को देखेंगे जिस लिहाज से उन्होंने इस सीरीज के दौरान बल्लेबाजी की कुवैत के बल्लेबाजों ने, हमने क्या देखा कि रविजा संदारुवन कभी रन करते हुए नजर आ रहे हैं, ट्विंटो एंटो रन करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद हम देखे आपके मीत भाव से रन करते, मोहम्मद असलम, बिलाल ताहिर। तो ये कुछ बल्लेबाज हैं जो रन्स करते हुए नजर आ रहे हैं अलग अलग मैचेस में। तो हमें ये नजर आया, तो हमने एक चीज जरूर देखी कि कुवैत के जो बल्लेबाज हैं वो बहुत बहुत अच्छे रिदम में भी हैं और अलग अलग बल्लेबाज परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की। तो ये पहली चीज रही जो हमें इस सीरीज से कुवैत के लिए नजर आई पॉजिटिव में। और दूसरी ये रही कि वो एग्रेसिव अप्रोच के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 विकेट 3 विकेट गिर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 50 बॉलें ले रहे हैं पार्टनरशिप को बिल्डअप करने में, नहीं, वो 20 25 30 बॉलों में ही पार्टनरशिप को बिल्डअप कर अपने स्ट्राइक अटैक को शुरू कर देते। बिल्कुल सही कहा आपने। और हम देखते हैं गल्फ चैंपियनशिप में भी हमने ये देखा था कि उनका स्कोर्स जो है वो बहुत ही अच्छे, जो डिमांड कर रहा है ग्राउंड उससे कई गुना ज्यादा बेहतर वो स्कोर बनाकर दे रहे हैं। तो कुवैत की ये एक सेकंड चीज जो बहुत अच्छी लगी देखकर, वो बल्लेबाजी में जो एक एग्रेसिव अप्रोच है विकेट गिरने के बावजूद, वो लगातार वो कायम, जो कंसिस्टेंसी है वो रख रहे हैं एग्रेसिव में। ये 2 चीजें सबसे ज्यादा नजर आई अगर आप कुवैत की पॉजिटिव की बात। बिल्कुल सही कहा आपने, डेफिनेटली जी हाँ, सीरीज जरूर वो जीते हैं, लेकिन पॉजिटिव में हमें सिर्फ यही नजर आया अगर हम की बात करें, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है कि बल्लेबाजी किसी एक पर डिपेंड नहीं है और बल्लेबाजी में लगातार हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिली है, उन्होंने रन लगातार किए हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं कुवैत के, नेगेटिव उनके लिए सबसे बड़ा जो रहा वो रहा उनकी बॉलिंग। वो एक और चीज में इंक्लूड करें वो है फील्डिंग। जी हाँ, यहाँ बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग अभी भी कहने ना कहीं एक ह्यूज लेट डाउन है कुवैत के लिए, क्योंकि आप देखेंगे बॉलिंग में अगर आप हमसे पूछे तो एक ही सबसे बड़े स्ट्रेंथ और कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, वो है यासीन पटेल, जो कि उनके स्पिनर है और वो कई मौकों पर बहुत शानदार बॉलिंग करा चुके हैं अपनी टीम के लिए, और वही इस सीरीज में भी हमें नजर आया जो कि सबसे बड़े पॉजिटिव रहेंगे। और शायद हैरानी नहीं होगी कि ये वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर्स में की लिस्ट में भी होंगे जब एशिया ईएपी रीजनल फाइनल हमें देखने को मिलेगा। डेफिनेटली टॉप 5 में ये आ सकते हैं, भले कुवैत क्वालीफाई करे ना करे, लेकिन ये टॉप 5 में काबिलियत आ सकते हैं, इनके अंदर वो काबिलियत है। ओमान की पिचेस में काफी अच्छा हेल्प और सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन और उसके अलावा अगर आप बॉलिंग डिपार्टमेंट देखेंगे तो बहुत वीक, जी हाँ, डेफिनेटली अनुदीप जिन्होंने कल स्टार रहे, मैन ऑफ द मैच रहे, 3 विकेट निकाले नेपाल के खिलाफ फाइनल मैच में, अच्छी बॉलिंग रही, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि अभी उनका टेस्ट और होना बाकी है। ओवरऑल यूनिट जो बॉलिंग की है वो काफी वीक है, बॉलर्स की जो लेंथ है, लाइन है, वो काफी ज्यादा उस पर काम करने की जरूरत पड़ेगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि उस
उनके यासीन पटेल के आसपास उन्हें सपोर्ट करने के लिए उस तरह की बॉलिंग नहीं है जो मान के चलिए आप 140 पे बल्लेबाज ऑल आउट हो गए तो उसको डिफेंड कर सके। वो फिर बहुत ज्यादा यासीन पटेल पर डिपेंड करेगा कि अपने 4 ओवर में कितने विकेट लेते हैं, 3 या 4 उनको लेने पड़ जाएंगे। तो बॉलिंग यूनिट में कहीं ना कहीं आप देखिए कल भी 28 रन पर नेपाल के 5 विकेट गिर गए, उसके बावजूद भी इतने ज्यादा दूसरे बॉलर्स की खबर ली गई बशीर और नंदन की तरफ से कि वो सिर्फ 3 रन से इस मैच को जीतने में कामयाब हुए, जहां पर एक वक्त लग रहा था शायद 100 रन से वो मैच जीत सकते हैं। तो बॉलर्स ने दूसरे बॉलर ने बहुत ज्यादा लेट डाउन यहाँ पर किया। बॉलिंग डिपार्टमेंट अभी भी कुवैत की बहुत कमजोर खड़ी है और फील्डिंग बहुत औसत पुअर दर्जे की रही है। बहुत उनके जो कैचेस पकड़ने के कुछ तरीके हैं वो उसकी वजह से कैचेस भी उनके छूटे हैं। बॉल जो जब फील्डिंग करते हैं उस फील्डिंग करने के तरीके थोड़े ऑकवर्ड नजर आए, जिसकी वजह से बॉल स्लिप कर बाउंड्री की तरफ चली गई, ऐसा कई बार हम देखने को मिला। तो फील्डिंग का स्टैंडर्ड और उठाना पड़ेगा। ये दो चीजें बहुत नेगेटिव नजर आई जो उन्हें एशिया कप फाइनल में आगे बढ़ने से रोक सकती है, खींच सकती है। ये बात हो गई कुवैत के पॉजिटिव और नेगेटिव की। अब जरा बात करते हैं नेपाल के बारे में जो कि रनर अप रही कल की सीरीज में। एंड नेपाल की अगर हम यहाँ पर सबसे बड़े पॉजिटिव की पहले बात कर लेते हैं, वो चीज क्या देखने को मिली इस थ्रू आउट द पूरी सीरीज में। बिल्कुल, और अगर हम देखें वो सबसे ज़्यादा रही है जो कि सबने भी देखा होगा ऑब्वियसली कि इस सीरीज से जो निकल कर आए हैं वो है 2 जो परफॉर्मर न्यू कमर्स जो हमें देखने को मिले। बशीर अहमद न्यू कमर्स तो नहीं है लेकिन जरूर इतना भी मौके भी नहीं मिले, जीत के मौके भी उन्हें मिले नहीं है। और वहीं पर नंदन यादव जिस तरीके से उन्होंने विकेट निकाले जब कुछ बॉलर्स प्रेशर में थे, उन्होंने आकर ब्रेक थ्रू निकाला, उन्होंने आकर फिर 2 बार किया उन्होंने। बिल्कुल 2 बार ऐसा किया कि जब उन्होंने बॉल से ब्रेक थ्रू निकाला टीम के लिए, अपनी टीम के लिए। वहीं पर जब जरूरत थी रन्स की तो ऑल ऑफ अ सडन हमने देखा कि नंदन यादव जो अपनी बैटिंग के लिए डोमेस्टिक में भी जाने गए हैं, कुछ रन्स उन्होंने वहां किए हैं, यहाँ पर भी एग्जैक्टली उन्होंने वो कर दिखाया, साथ दिया बशीर अहमद का। और बशीर अहमद की क्या बात करनी, जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया है, रन्स कर रहे हैं। पहले जब जरूरत नहीं थी एग्रेसिव की तब भी उन्होंने अच्छा खेला, नॉट आउट गए, अनबीटन गए, आराम से खेलकर टीम को जिताया। लेकिन जब जरूरत थी स्ट्राइक रेट को कहाँ ऊपर पहुंचाने की, जो भी कर सकते थे वो, और उन्होंने करके भी दिखाया। जितना उनसे हो सका उन्होंने जीतने के लिए अपनी टीम के लिए करके दिया। बहुत ही अच्छा परफॉर्म रहा इन दोनों ही प्लेयर्स का। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव रहा कि अब कुछ और ऑप्शन आ गए हैं, अब कुछ और T20 में कुछ और ऑप्शन आ चुके हैं। अब तो कम से कम कुछ प्लेयरों को यहाँ से एग्जिट होना चाहिए और कुछ परफॉर्मर वाले प्लेयर जो परफॉर्म कर रहे हैं उनकी टीम में जगह। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, कल जो बशीर अहमद ने इनिंग खेली वो सबको बहुत हीरोइक लग रही होगी, बहुत जबरदस्त लग रही होगी और होनी भी चाहिए। दिल की टीम तारीफ की, क्या फाइट की है उन्होंने। बिल्कुल जैसे कि अंडर 19 में यूएई के बल्लेबाज किरण राय ने कल एक जबरदस्त फाइट दिखाई कल मैच में। चल खैर वापस हम इस मैच में इस वीडियो में आते हैं। तो बशीर अहमद की कल की इनिंग लाजवाब जरूर है, लेकिन जैसे अयान आप बार बार ये चीज अपने स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि जो उन्होंने पहले मैच में किया था कतर के खिलाफ कि जब जरूरत नहीं थी हिटिंग की तब वो आराम से निकाल रहे थे, रोहित के साथ बने हुए थे और हेल्प कर रहे थे, वो भी इनिंग आप देखिए, वो इनिंग बहुत ढक जाएगी। ये 40 गेंदों में 80-85 सबको याद रहेंगे, लेकिन वो इनिंग शायद आप ढक दे, नजरअंदाज कर दे कि वो जरूरत पड़ने पर वो रोल भी निभा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर वो ये रोल भी निभा सकते हैं। डेफिनेटली चैलेंजेस उनके सामने अभी और बड़े बड़े आएंगे। स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, एशिया कप फाइनल में और बड़ी बड़ी टीमें और डिफरेंट टीमें, डिफरेंट बॉलिंग, लेकिन वो बिल्कुल तैयार है। आप अभी तो रन कर रहे हैं, अभी तो वो रन्स कर रहे हैं ना। अभी तो अगर आप मेरिट के बेस पर करेंगे तो बशीर अहमद जगह हर हाल में बनती है T20 में कम से कम कि वो लगातार यहाँ पर रन्स कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि वो जरूरत पड़ने पर पार्टनरशिप भी बिल्डअप कर सकते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो वो हिटिंग भी कर सकते हैं। ये 2 सबसे बड़े पॉजिटिव रहे इस सीरीज से अगर हम बात करें। अब जरा बात कर लें यहाँ पर नेगेटिव्स की। उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मैंने कल मैच के बाद कुछ लोग वगैरह हैं, कुछ फैंस वगैरह हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने ये चीज कहीं ना कहीं पॉइंट आउट की कि प्रेशर में जो है वो टीम जो है कहीं ना कहीं क्रम्बल कर गए और जो प्लेयर्स है वो रन्स नहीं कर पाए, प्रेशर जो है वो हैंडल नहीं कर पाए। तो मैं बस उन्हीं से एक ही चीज कहना चाहूंगा, साउथ अफ्रीका के खिलाफ आप T20 वर्ल्ड कप मैच खेल रहे हैं, बांग्लादेश के खिलाफ आप T20 वर्ल्ड कप मैच खेल रहे हैं, वो प्रेशर और इस प्रेशर में कितना फर्क है जरा आप बताइए, कितना जमीन आसमान का फर्क है। जरा आप उन प्लेयरों से ही पूछ लीजिए जो नेपाल के जो प्लेयर्स हैं कि आपको कहां ज्यादा प्रेशर फील हुआ, साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में चेस करते हुए या फिर यहाँ पर कुवैत के खिलाफ अपनी से लोअर रैंकिंग चेस करते हुए। समझ नहीं आता कि आप कुछ जो व्यूअर्स या फैंस हैं
कि किस एंगल में कहां जाकर सोच रहे हैं। आप अपने से लोअर रैंक टीम के खिलाफ एक स्मॉल ग्राउंड पर खेल रहे हैं, एक फाइनल मुकाबला खेल रहे हैं। आप अनबीटन टीम रहे हैं इस टूर्नामेंट में जब आप फाइनल खेल रहे थे। आपके पास आपने उस टीम को भी हराया जो फाइनल में खेल रही है, और आप कह रहे हैं आप प्रेशर में, ये बायलैटरल सीरीज है, माफ कीजिएगा, एक कॉन्टिनेंटल सीरीज है, और अपने से लोअर रैंक टीमों के खिलाफ प्रेशर कैसे फील करेंगे प्लेयर, वो प्लेयर जो T20 वर्ल्ड कप खेले हुए हैं। अब कुवैत तो T20 वर्ल्ड कप छोड़िए, रीजनल फाइनल क्रैक नहीं कर पा रहे। तो ये इलॉजिकल चीजें हैं, प्रेशर वेशर, ये क्या बकवास है, कैसे क्या सोचते हैं आप क्रिकेट देखते वक्त। T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका बांग्लादेश के खिलाफ प्रेशर जो बंदे लड़के झेल कर आए हैं, उन्हें कुवैत के खिलाफ प्रेशर हैंडल करने में दिक्कत हो रही है जो लोअर रैंक टीम है और ग्राउंड स्मॉल है। और फिर वहीं पर इस प्रेशर वाले स्टेटमेंट पर करारा तमाचा मारा बशीर अहमद और नंदन यादव ने, उन्होंने प्रेशर फील नहीं किया। देखिए यही सबसे बड़ी बात होती है, जब आप बिना परफॉर्मेंस के लड़कों को लेते रहेंगे, एक जगह पर जमा कर बैठे रहेंगे ना, तो फॉर ग्रांटेड ले लेंगे। अरे हटाएगा प्रेशर, फैंस तो आकर दो चार गालियां देते ही है। गाली से मेरा मतलब है क्रिटिसाइज करते हैं, यहाँ गाली का मतलब क्रिटिसाइज करते हैं, सोच रहे क्या हो जाएगा, थोड़ा कुछ देर बाद ठंडे हो जाएंगे, कोई एक मैच हम सीरीज जीत जाएंगे, कोई एक हीरोइक इनिंग में खेल दूंगा, बस फिर मुझे टीम में ले लिया जाएगा। ये सोचकर बैठे हुए होते हैं, तो परफॉर्मेंस कहां से फिर निकल कर आएगी। तो ये दिमाग से हटा देंगे प्रेशर वेशर, वो प्रेशर क्या था, ये प्रेशर क्या है, मामूली सा प्रेशर है। तो ये बकवास चीज है कि प्रेशर में टीम क्रम्बल कर गई। प्रेशर आप देखिए किसके खिलाफ प्रेशर फील कर रहे हैं आप, कुवैत टीम है। खैर अब जरा नेगेटिव्स की यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, नेगेटिव्स की अगर हम बात करें तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिली फिर से, जो सीनियर प्लेयर्स की इररिस्पॉन्सिबल क्रिकेट हमें देखने को मिली, खास करके एक क्रूशियल स्टेज और क्रूशियल मैचेस में। नहीं बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से प्लेयर्स ने, जो सीनियर्स हैं, जिस तरीके जिन चारों का नाम हमने कर लिया, बिल्कुल सही कहा आपने। आसिफ हुए, आपके रोहित हुए, आप कुशल मल्ला है, फिर आप दीपेंद्र सिंह है। जिस तरीके से आप चारों ने जो क्रिकेट खेला था, जो शॉट्स रहे, इसलिए हमने ये कहा इररिस्पॉन्सिबल। जब जरूरत है तभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी ना, तभी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी है, शो करनी है। खाली ये नहीं कि मेरे बैग में 50 मैच है, 100 मैच है तो मैं बड़ा रिस्पॉन्सिबल हूं, नहीं, ऐसे नहीं होता। आपको ठीक वक्त पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी होती है। जैसे जो हमें सुन रहे हैं, जो आप हमें सुन रहे हैं, जो आपके फेवरेट प्लेयर है, जिसे आप बहुत मानते हैं, जिन प्लेयरों को, कोई रिकी पॉन्टिंग सर के हैं, कोई विराट कोहली के कोई है, कोई स्मिथ के, कोई राहुल द्रविड़ के है, कोई सर कुक के तो इतने नहीं होंगे, लेकिन चलिए सर कुक के भी अगर हुए तो कोई, ये सब इन लोगों ने, आप क्यों इन्हें पसंद करते हैं कि इन्होंने कहीं कहीं जगह जाकर ऐसी इनिंगें खेली जहां पर उम्मीद ही नहीं थी कि ये लोग कुछ, टीम तो गई, टीम तो हार ही गई। बिल्कुल सही। तब जाकर इन्होंने, इन प्लेयरों ने जो हमने नाम गिनाया, ऐसी ऐसी इनिंगें खेली, तब जाकर उन्होंने शो किया कि वाह क्या रिस्पॉन्सिबल है ये अपनी टीम को लेकर। जब जरूरत थी तब इन्होंने रन करके दिए, ये खड़े रहे। तो यही चीज यहाँ अप्लाई होती है। अभी तक ये शो नहीं हुआ कि जब जरूरत पड़ी, सबसे ज्यादा जरूरत तभी होती है जब ये क्रम्बल कर जाते हैं ये प्लेयर्स इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स से। आप आसिफ का आउट होना देखिए, रोहित का आउट होना देखिए, दीपेंद्र सिंह टॉस बॉल में अक्रॉस खेलने जा रहे हैं। बस अब ज्यादा अक्रॉस की आदत डालेंगे, जो कि ज्यादा प्लेयरों में है ये आदत, बल्लेबाजों में। नेपाल की अगर हम बात करें, अभी उसी की बात कर रहे हैं, उन्हीं की प्लेयर्स की हम बातें कर रहे हैं। अक्रॉस खेलने की बहुत गंदी आदत है नेपाल प्लेयर्स को। विद द मेरिट खेलने की कम आदत है, अगेंस्ट द बॉल खेलने की बहुत ज्यादा आदत है। तो खैर गुलशन झा को भी अगर आप देखेंगे तो ये सब इररिस्पॉन्सिबल तरीका है आउट होने का। गुलशन झा भी वही स्लॉग, बस यही तरीका है। ये तरीके अच्छे नहीं है आपके आउट होने के, ये तरीके दिखाते नहीं है कि आप 40-50 मैच खेलने वाले प्लेयर हैं। ये बहुत गंदा शो करता है कि क्या ये सचमुच 40-50 मैच खेले हुए हैं, और ठीक उसी टाइम पर आकर खराब क्रिकेट खेलना, जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है ये दिखाने की कि हम तो सीनियर हैं, हम ये बड़े बड़े मूवमेंटों पर हम चलते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखिए जैसे ये मैं एक एग्जांपल रखता हूं, आपके जो एक वन डाउन के बल्लेबाज आए हैं, उनके पास 9 विकेट, पता है कि अब 9 विकेट बचे हुए हैं हमारे पास, हमें रन करने हैं 50-55 रन, रिक्वायर्ड रन रेट है 6 का। अब मैं यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए आया हूँ। ये सिचुएशन, अब जरा सोचिए वो सिचुएशन जहां पर 28 रन पर या 10-15 रन पर 2-3 विकेट गिर गए हैं। अब आपके बल्लेबाज आए, अब आप दोनों में से कौन से जगह पर रन्स कर ये साबित कर पाएंगे कि आप एक बहुत रेस्पॉन्सिबल क्रिकेटर। जाहिर सी बात है सिनेरियो नंबर 2 में, लेकिन सिनेरियो नंबर 2 में क्या कल देखने को मिला आपके सामने है। ये बात हो गई एक नेगेटिव की, और एक और नेगेटिव जो रही वो रही है डेथ बॉलिंग की। भले ही कल कुवैत के खिलाफ फाइनल में डेथ बॉलिंग अच्छी रही है, लेकिन डेथ बॉलिंग की जो दिक्कत है वो हमें उससे पहले दोनों मैचेस में देखने को मिली, और ये अभी लगातार टीम के साथ बनी हुई है कि डेथ में बॉलर जो है काफी ज्यादा रन खर्च करते हुए नजर यहाँ पर आए हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं बिल्कुल, देखिए
ये सब चीजें आपको एशिया एएपी टूर्नामेंट में भारी पड़ती है, बहुत भारी पड़ेगी। सीरीज में ही भारी पड़ गई है ना, बिल्कुल। जब हार गई। सीरीज में ही जब आपने बल्लेबाजों का रिस्पॉन्सिबल होना, एक चीज इतनी महंगी पड़ गई कि आप हार गए। जी। तो सोचिए एशिया एएपी टूर्नामेंट, वो तो एक टूर्नामेंट हो जाता है, बहुत पूरा। प्रेशर हो। वहां तो एक एक चीज आपको हर मैच में बिल्कुल 99% सही करनी होगी, बिल्कुल। और तब जाकर आप क्रैक कर पाएंगे, टॉप 3 में आ पाएंगे और क्रैक कर कर चले जाएंगे। लेकिन अगर ये डेथ बॉलिंग कहीं वो वजह ना बन जाए जो सरदर्द बने एशिया एएपी में, जो कि बहुत ज्यादा है, डेथ बॉलिंग इस मैच में अच्छी हो रही है, 3 मैचों में खराब हो रही है, नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। डेथ बॉलिंग का मतलब है कि खत्म, हम यहाँ रन नहीं देते, हम यहाँ विकेट निकाल। 10 में से 8 बार बैटर होना चाहिए, बस। 10 में से 10 कभी नहीं हो सकता। नहीं। तो दुनिया के कोई भी जी हाँ। पैट कमिंस वगैरह 6 की 6 और तो भी नहीं हो सकता। जी 6 के 6 और कर तो कोई भी डाल सकता। 10 में से 8 मैंने यहाँ बहुत अच्छा था। बिल्कुल, बहुत अच्छा जा रहा है, एशिया एएपी क्रैक कर जाएंगे। लेकिन ये आदत हमें ज्यादा रिपीट होती हुई दिख रही है। ये दोनों चीजें ही टकरा रही हैं साथ में, इररिस्पॉन्सिबल क्रिकेट बल्लेबाजों के द्वारा और डेथ बॉलिंग में जो खराब परफॉर्मेंस हो रही है वो। बिल्कुल, तो ये चीजें कहीं ना कहीं निकल कर आई हैं इस पॉजिटिव और नेगेटिव में। डेफिनेटली अब मैनेजमेंट, कोच और कैप्टन को, कोच और प्लेयर्स को डिसाइड करना है कि वो किस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं और इस सीरीज से क्या कुछ लेना चाहते हैं। उम्मीद है कि ये सब चीजें जो है क्लियर हम सामने प्रेजेंट की। कुवैत के लिए क्या कुछ रही है वो भी हमने आपको बताया। कतर के लिए जहां तक बात है, एक शॉर्ट में मैं कहना चाहूंगा कि कतर में मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। 1 डाउन, 2nd डाउन, 3rd डाउन, उसके अलावा ओपनिंग हो, लोअर ऑर्डर हो, बहुत खराब रहा है। बॉलिंग बहुत खराब रही है, फील्डिंग बहुत खराब रही है। तो कतर के लिए बहुत सारे टास्क हैं जो उन्हें पूरे करने पड़ेंगे इस सीरीज से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करिए, क्योंकि जिस तरह के डिस्कशन हम आपके सामने रखते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आता है कि क्यों इंपॉर्टेंट है इस तरह की प्रैक्टिकल चीजें सामने रखना, बजाय कुछ भी झूठ या बटरिंग वाली चीजें चिपकाने के, जिससे फायदा कुछ होने वाला है नहीं। चने के झाड़ पर चढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आप खुद चढ़कर वहां तक जाएंगे तो डेफिनेटली आप कभी नहीं गिरने वाले। अब कोई उठाकर आपको पहुंचा देगा, फिर वो हाथ हटा लेगा तो फिर भ्राम से आप नीचे गिरेंगे। तो ये चीजें ठीक नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए दिलप्रीत चैनल से।